नमस्कार। इस चैनल के द्वारा भारतीय भूगोल की पूर्वावलोकन सीरीज को कंप्लीट कराया जा रहा है। इस समय हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट पहले हमने यह पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज इस वीडियो में हम हिमालय के विस्तार पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से भारत में साथ ही साथ भारत के पड़ोसी देशों में हिमालय का विस्तार है। आइए हम इस वीडियो में देख लेते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस से लेकर आरओ या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जो आपको भूगोल की प्रोवाइड की जा रही हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो इसलिए आप वीडियोस को पूरा देखें और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछें, कमेंट करें, निश्चित ही उसका जवाब दिया जाएगा। भारत में ये जो आपको रेड कलर की आपको लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ की गई हैं, यह हिमालय है। और हिमालय के अलावा जो हरे रंग की आपको लाइंस ड्रॉ की गई हैं वे नदियां हैं। हालांकि हमारा यह जो वीडियो है इसमें सिर्फ हमें हिमालय के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए हम नदियों का अध्ययन सेपरेट वीडियो में करेंगे। हमने नदियों को पूरा कंप्लीट यहाँ पर बनाया नहीं है, बस हमने ये शो कर दिया है। इसका कारण यह है कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है, प्राकृतिक विभाजन। क्योंकि प्रकृति को प्रकृति के हिसाब से अगर हम बांटेंगे तो किस प्रकार से बांटेंगे, और अगर हम अपने हिसाब से बांटेंगे तो किस प्रकार से बांटेंगे, ये यानी कि पॉलिटिकली अगर हम बांटते हैं, जैसे कश्मीर हिमालय, उत्तरांचल हिमालय, नेपाल हिमालय, तो यह हमारे द्वारा राज्यों के या देशों के नाम के आधार पर हम हिमालय का वर्गीकरण करते हैं। लेकिन प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर भी विभाजन किया जा सकता है और इसी कारण हमने यहाँ पर नदियों को भी बनाया है, क्योंकि नदियाँ प्राकृतिक हैं। और इसी कारण से हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्राकृतिक सीमा के आधार पर हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं। आइए शुरू करें। तो सबसे पहले हिमालय को पढ़ने के क्रम में हम हिमालय का एक तो सीधे हम इस प्रकार से अनुदैर्घ्य विभाजन हम करके इसको पढ़ सकते हैं, या फिर हम इसको एक प्रकार से नदियों के आधार पर अगर काट कर पढ़ें तो अनुप्रस्थ विभाजन के आधार पर भी पढ़ सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले अनुदैर्घ्य विभाजन हम हिमालय का कर लेते हैं। अनुदैर्घ्य विभाजन से आशय यह है कि हम ऊपर से नीचे की ओर हिमालय को पढ़ते हुए आएंगे। यहाँ आपको हमने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ कभी टेथिस भूसागर, टेथिस भूसन्नति था, टेथिस समुद्र था। और जब भारतीय प्लेट जो कि अफ्रीका से अलग हुई, तो अफ्रीका से अलग होने के बाद भारतीय प्लेट ने जब आपका यूरेशियन प्लेट है, यानी कि जिस पर तिब्बत का पठार है, उस प्लेट को धक्का दिया, तो उसी क्रम में हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही 3 और समांतर श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ और उन्हें हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्योंकि यहाँ से खड़ा व्यक्ति, अगर आप इलाहाबाद में बैठ कर पढ़ रहे हैं तो आप हिमालय के पार देखेंगे। ट्रांस का मतलब पार होता है और इसी वजह से इसको हम पार हिमालय कहते हैं। तो यहाँ हिमालय के चूँकि पार है यह 3 श्रृंखलाएँ समांतर, इसलिए इसे हम यहाँ ट्रांस हिमालय नाम देते हैं। यह 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं में फैली हुई है। ध्यान देंगे, यह हिमालय का भाग नहीं है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि क्या यह हिमालय का भाग है, तो नहीं। तो ये एक, अगर आप इसको सबसे पहले नाम दें तो ये काराकोरम रेंज है। ध्यान दीजिएगा, ये काराकोरम रेंज है। और कभी इसी का पूर्वी विस्तार कैलाश रेंज भी हुआ करती थी, जो कि आप जानते हैं इस समय तिब्बत का पठार, यानी कि तिब्बत में, यानी कि चाइना ऑक्युपाइड क्षेत्र है ये। तो सबसे उत्तर में आपको काराकोरम देखना है और उसके बाद लद्दाख देखना है। काराकोरम, यहाँ पर आप एक और बात का ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर आपको हिमालय का सामान्य परिचय करा रहे हैं, उसके बाद हम प्रादेशिक आधार पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, और फिर आपका भारत में अरुणाचल प्रदेश के आसपास का जो हिमालय, इधर आपका पूर्वांचल हिमालय पहाड़ियाँ हैं, इन सभी की सेपरेट वीडियो आएगी ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाए। तो ये एक सिंगल वीडियो है, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, एक सामान्य आपको बता देंगे, जानकारी दे देंगे, फिर आपको अलग वीडियो में हम उसकी जानकारी भी देंगे। तो ये आपको जो सबसे उत्तर में दिखाई दे रही है ये काराकोरम रेंज है, उसके नीचे आपको लद्दाख रेंज दिखाई दे रही है और ये जास्कर रेंज है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, यहाँ पर राकापोसी शिखर है, यहाँ पर केटू गाडविन ऑस्टिन भी है। ये तमाम चीज़ें हैं।
आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो ये काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर जो रेंजेस हैं यह ट्रांस हिमालय का भाग हैं और ये हिमालय का मुख्य भाग नहीं है। जैसे आपने अगर आपने कभी मकान बनाया होगा, तो अगर मकान आपने देखा होगा, अगर एक बार मकान बन जाता है उसके बाद दूसरी बार जब मकान बनता है, दूसरी बार घर उस पर छत अगर बनती है उसी के बगल में, तो एक लाइन, फॉल्ट लाइन आ जाती है, मतलब एक निशान आ जाता है। और अगर फिर कभी बारिश होती है तो वहीं से पानी रिस कराने लगता है, वो फॉल्ट होता है। अगर आप, मेरे कहने का या समझाने का मतलब यह है कि अगर आप हिमालय जैसे अगर आपका एक घर बन रहा है, तो अगर यहाँ से आपने पहले बना लिया है, फिर दोबारा आप अगर घर बनवा रहे हैं यहाँ पर, दोबारा इस छत को यहाँ पर आप कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर ये जो जोड़ हो जाता है, यहाँ से आपका जोड़ आप चाहे कितना भी प्रयास करें यहाँ पर एक जोड़ बन जाता है। फिर यहाँ से अगर एक बार और बनाएंगे आप, तो फिर यहाँ पर भी एक जोड़ बन जाता है। तो कभी बारिश होती है तो आप देखते हैं कि इसी जोड़ से पानी आपका रिसने लगता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जब अलग अलग कालखंडों में बनी, जैसे हिमालय के बनने से पहले तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं बनी, ट्रांस हिमालय का जो कि भाग है। उसके बाद बृहत हिमालय का निर्माण हुआ। बृहत हिमालय सबसे ऊंचा है, इसको हिमाद्री हिमालय इधर कहते हैं क्योंकि यह वर्ष भर बर्फ से ही ढका रहता है। हिमाद्री क्यों है? क्योंकि अभी पता है आपको, और इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है, 8000 मीटर से ऊंचा इसका चोटियां हैं। अगर आप देखें, माउंट एवरेस्ट को देखें, K2 को देखें, नहीं माफ़ करिएगा, K2 इधर है, माउंट एवरेस्ट को देखें, कंचनजंगा को देखें, तो ये तभी सभी ऊंचाइयाँ इसकी अगर आप देखें तो 8000 से जहाँ ऊंची अधिक है, जैसे जैसे आप पूरब की ओर आएंगे, इधर से पूरब की ओर आएंगे, ऊंचाई भी बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी बात ये कि पूरा सतत है, ये कटा फटा नहीं है, ये लगातार सतत बिल्कुल है, जो आपका ये बृहत हिमालय है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस बात को, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि यही फॉल्ट जो है उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ट्रांस हिमालय कभी बना। ट्रांस हिमालय के बाद फिर बृहत हिमालय बनना शुरू हुआ। यहाँ से ये ट्रांस हिमालय बना है पहले का ही, फिर बृहत हिमालय बनना शुरू हुआ, बृहत हिमालय बना। फिर इसके निर्माण के बाद फिर यहाँ पर लघु हिमालय बना, और लघु हिमालय बनने के बाद शिवालिक हिमालय बना। तो बीच में जो फॉल्ट लाइन है, इससे डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट पूछ जाता है इसी फॉल्ट लाइन पे। और जो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था, वो यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि एक्चुअली फॉल्ट लाइन है क्या। यहाँ पर आप मैदानी भाग में बैठे हुए हैं, ये गंगा का मैदान आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप गंगा का मैदान, आप यहाँ पर खड़े हैं अगर, तो आप यहाँ से जब शिवालिक को देखेंगे, तो शिवालिक और आप जो आप सामान्य भूमि पर, जो मतलब नदियों द्वारा जो पाटी गई भूमि है, यहाँ पर आप खड़े हैं, तो आप हिमालय से किस फॉल्ट के द्वारा अलग हुए हैं? वह है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये भी आपको याद रखना होगा कि शिवालिक जो है वह मुख्य जो आपका मैदानी क्षेत्र है उससे अलग कैसे होती है। उस फॉल्ट का नाम बताया हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हो सकता है कभी यहाँ पर एक और हिमालय की एक और कोई श्रृंखला बने, यह तो आपको सोचना चाहिए कि क्या ऐसा संभव है। जहाँ आज गंगा का मैदान है, क्या भविष्य में वहाँ पर कोई हिमालय की एक और श्रृंखला आ सकती है, बन सकती है? क्योंकि आप देखें तो बृहत, लघु, शिवालिक में यही सीन हुआ है। तो कहीं न कहीं ऐसा सीन हो सकता है कि जहाँ आज इलाहाबाद में बैठकर आप पढ़ रहे हैं या आप लखनऊ में पढ़ रहे हैं, भविष्य में हो सकता है कि वहाँ पर एक और हिमालय की श्रृंखला आ जाए। हालांकि तब तक हम या आप कोई भी जीवित नहीं रहेगा, लेकिन संभावना है। तो इस फॉल्ट की मैं बात कर रहा था, ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, जो कि शिवालिक को अलग करता है, जो आपकी मेन लैंड है। ठीक है, उसके बाद हम मेन बाउंड्री फॉल्ट की बात करते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात करते हैं, जो कि शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करता है। इस फॉल्ट को भी याद रखिएगा, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। उसके बाद लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, इसको भी आपको याद रखना होगा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट यहाँ पर है, और ये इसके बाद आप जब जाएंगे तो ये बृहत हिमालय के बाद फिर ट्रांस हिमालय है। इन दोनों के बीच में इंडस सांगपो सचर जोन है, ये भी आपको याद रखना, ITSZ। तो ये फॉल्ट भी आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब हम वापस आते हैं अपने इन पर। यहाँ पर देखिए बृहत हिमालय का ये आपको दिखाई दे रहा है, लगातार है, हमने इसको पढ़ा था।
इसके बाद ये लघु हिमालय है, ये जो आपको है ये कम सतत है, यानी बृहत हिमालय सबसे अधिक सतत है, इसके बाद ये कम सतत है। सबसे पहले अगर आप बृहत हिमालय को ध्यान से देखें और बृहत हिमालय के दक्षिण में जाएं तो आपको यहाँ पर वुलर झील दिखाई देती है। यहाँ पर श्रीनगर बसा हुआ है जम्मू कश्मीर में, और यहीं से आपकी झेलम नदी भी निकलती है आसपास से, और झेलम नदी फिर आगे बढ़ती हुई वुलर लेक के पास से हरे रंग में आपको दिखाई दे रही है, जो कि फिर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ बहते हुए आगे फिर वापस पाकिस्तान में चली जाती है। ये झेलम नदी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, हमें नदियाँ अलग वीडियो में पढ़ना है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम जानकारी दे रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है जो लघु हिमालय की श्रेणी, इसको पीर पंजल कहते हैं, पीर पंजल और पीर पंजाल कहते हैं। और उसके बाद ये धौलाधार है, यह धौलाधार है। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए नदी देखिए, ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसमें जगह जगह फ्रैक्चर्स हैं, जगह जगह ये टूटी हुई है। इससे ऊपर नॉर्थ में जब आप थे तो बृहत हिमालय अधिक सतत थी, इसकी श्रृंखलाएं कम सतत हैं। आगे इसको हम फिर महाभारत श्रेणी कहते हैं नेपाल में। आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाते हैं ये इनकी चौड़ाई भी कम होती जाती है। जैसे यहाँ पर इनकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, यहाँ पर 150 किलोमीटर हो जाती है। और यहाँ पर ऐसे जाने के बाद बृहत हिमालय और लघु हिमालय बिल्कुल एक जैसे ऐसा लगता है कि कनेक्ट हो गए हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इनको डफला, मेरी, अबोर और मिसमी के नाम से जाना जाता है। जो इनकी पहाड़ियाँ हैं इन्हें डफला पहाड़ी, मेरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ जाना जाता है। और उसके बाद फिर ये आगे नामचा पर्वत से हिमालय यू टर्न मारता है, यू टर्न मार के इधर से फिर आप इसको पूर्वांचल पहाड़ियों के रूप में जानते हैं। उसको अभी हम आगे कवर करेंगे। तो आपने ये देखा कि किस प्रकार से हमने बृहत हिमालय और उसके बाद यहाँ लघु हिमालय देखा है। इसके दक्षिण में आप जाएंगे तो शिवालिक रेंज दिखाई देती हैं, और शिवालिक रेंज बिल्कुल कटी फटी हैं। यहाँ पर शिवालिक रेंज में आपको बड़े बड़े, इनकी ऊंचाई कम है, 1200 से 1400 मीटर इनकी हाइट रहती है। और इसके बाद ये भी इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश होते हुए, उत्तराखंड होते हुए, नेपाल होते हुए, सिक्किम होते हुए फिर ये आगे भूटान और फिर भारत के अन्य क्षेत्रों में, यानी कि बांग्ला, ये आपका मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में इसका विस्तार हो जाता है हिमालय का यूटर्न मारने के बाद, ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए। अब एक और चीज़ यहाँ पर, ये आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इसको पढ़ा है। अब आप अनुप्रस्थ वर्गीकरण कर लेते हैं। हमने ये अभी अनुदैर्घ्य वर्गीकरण देखा है हिमालय का, अब हम अनुप्रस्थ वर्गीकरण देखते हैं किस प्रकार से अनुप्रस्थ, यानी कि अगर हिमालय को काटें तो काट कर हम किस प्रकार से हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यह देखें कि कैलाश के मानसरोवर झील के आसपास से 3 नदियाँ निकलती हैं, ये भी आप जान लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम नदियाँ अलग पढ़ेंगे, लेकिन बार बार प्राकृतिक चीज़ें हैं तो हिमालय पढ़ते समय चूँकि हिमालय से इनका कनेक्शन रहा है नदियों का, इसलिए थोड़ी थोड़ी जगह पर हमें इसकी जानकारी लेनी होगी। तो यहाँ पर कैलाश के मानसरोवर यहाँ पर सेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, के आसपास से यहाँ निकलती है सिंधु नदी, और लद्दाख और जास्कर के बीच से, देखिए लद्दाख है और ये जास्कर, यहाँ पे इन दोनों के बीच से होती हुई आपकी बढ़ रही है आगे, और फिर ये श्योक नदी आकर इससे मिल रही है। देखिए यहाँ पर लद्दाख जो रेंज है ये ख़त्म हो रही है, यहीं पर आकर ये दोनों नदियाँ मिल जा रही हैं। फिर आगे नंगा पर्वत से टर्न मारते हुए ये यहाँ पर एक गार्ज बनाती है, सिंधु गार्ज, लगभग 4000 मीटर, 4000-5000 मीटर के आसपास गहराई है इसकी। अब प्रश्न यह है कि इतना बड़ा पर्वत को इस नदी ने काटा कैसे होगा। तो यह कारण यह है कि नदी पहले बनी, हिमालय बाद में बना। क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही? आप विचार करें कि पहले सिंधु नदी रही होगी या पहले हिमालय बना होगा। निश्चित ही सिंधु नदी बनी होगी। क्यों? क्योंकि सिंधु नदी ने जो गार्ज बनाया है वो 4000 मीटर गहरा है। इसका मतलब यह है कि सिंधु नदी ने क्या हिमालय को 4000 मीटर तक काट दिया नीचे? नहीं, सिंधु नदी पहले से ही बह रही थी, और जब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ तो अपनी बहाव क्षेत्र में इसने परिवर्तन नहीं किया, उसी मार्ग से यह बहती रही। अगल बगल के हिमालय की रेंजेस उठी, लेकिन जिस क्षेत्र से इसने यह बहती रही उस क्षेत्र में अपर्दन किया, और आज के डेट में यह अगल बगल में तो भूमि उठ गई है हिमालय के उठने के कारण, लेकिन सिंधु नदी अपने क्षेत्र में बह रही है। तो 4 से 5000 मीटर, लगभग 4600 मीटर गहरा गार्ज जिसका जो बनता है, वह कारण यही इसका है कि यह ऐसी नदी है जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ था।
तो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि इन्हें किस प्रकार की नदी कहते हैं। ये पूर्ववर्ती नदी की उदाहरण है। और पूर्ववर्ती नदी सिर्फ सिंधु नहीं है, सतलज भी है और ब्रह्मपुत्र भी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी भारत में प्रवेश करने से पूर्व एक गार्ज बनाती है जिसको दिहंग गार्ज करते हैं। नामचा बरुआ पर्वत से यू टर्न मारकर जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब। लेकिन हमने अभी यह पढ़ा कि अगर हम हिमालय को प्राकृतिक सीमाओं के आधार पर बांटें या एक भूगर्भशास्त्री सिडनी बुरार्ड की बात माने जिन्होंने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया, तो किस प्रकार से इसको हम बांटेंगे आइए हम देखते हैं। हमने सबसे पहले सिंधु नदी की बात की और सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, ये कश्मीर हिमालय कहा जाता है, जिसमें आप सिंधु नदी के बाद का जो सिंधु नदी से लेकर ये आपका जो सतलज नदी आ रही है इसके बीच के क्षेत्र को आप काउंट करते हैं। इसके अलावा सतलज नदी के दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो अब इसको आप हिमाचल हिमालय कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सतलज नदी से नीचे और यमुना आपको ये दिखाई दे रही है, ये यमुना है, तो यहाँ पर आपको ये हिमाचल हिमालय दिखाई दे रहा है। पहले तो हम इसको पंजाब हिमालय भी कहते थे, ये पंजाब हिमालय भी कहा जाता था। जब ये हिमाचल प्रदेश पंजाब के हिस्से में था, चूँकि हिमाचल पहले पंजाब के हिस्से में था, तो इस हिमालयी क्षेत्र को पंजाब हिमालय भी कहा जाता था। अगर आप इसको पॉलिटिकल मैप के थ्रू आज के समय में समझें तो जो कश्मीर का क्षेत्र है वह कश्मीर हिमालय है, और कश्मीर के बाद फिर आपका जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये जो आपकी सतलज नदी दिखाई दे रही है, आधा हिमाचल प्रदेश इधर है और आधा उसके उत्तर में है, उत्तर दक्षिण दोनों ओर है। लेकिन नदी के आधार पर न मानते हुए सुविधा की दृष्टि से हमने पॉलिटिकली इसको एक्सेप्ट किया है कि जो कश्मीर क्षेत्र में है वो कश्मीर हिमालय और जो हिमाचल क्षेत्र में है वो हिमाचल हिमालय कहा जाता है। हालांकि इसे पंजाब हिमालय पहले कहा जाता था, लेकिन हिमाचल अलग हुआ तो हिमाचल हिमालय कहा जाने लगा। यमुना नदी की बात यहाँ पर हो रही थी। यमुना नदी के बाद आगे काली नदी आपकी आती है। इसके बीच का जो हिमालय है इसे कुमाऊं हिमालय या उत्तरांचल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय कहा जाता है। देखिए हम यहाँ पर अनुप्रस्थ विभाजन कर रहे हैं हिमालय का। सिंधु से लेकर ये आपका सतलज है, फिर यमुना है, फिर इधर आपका काली है, फिर उसके बाद इधर तीस्ता है और फिर इधर ब्रह्मपुत्र है। तो ये हम जो हिमालय का विभाजन कर रहे हैं ये नदियों के आधार पर कर रहे हैं, अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है। हिमालय को काट कर हम यहाँ पर विभाजन कर रहे हैं। सबसे पहले आपने देख लिया, दूसरा भी देखा, तीसरा भी। यहाँ पर ये जो चेंज आपको दिखाई, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेपाल हिमालय में आपकी उत्तराखंड की जो बॉर्डर है और नेपाल की बॉर्डर है, यहाँ से लेकर नेपाल का और सिक्किम का जो बॉर्डर यहाँ पर है, इस क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा जाता है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तीस्ता नदी है, यहाँ पर काली नदी है, तो काली से तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय कहा जाता है। और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ तीस्ता है, और यहाँ से मानसरोवर के पास से ही आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है, जिसे भारत में प्रवेश करते समय दिहंग, सियांग और फिर दिहंग, और फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जब प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्रों में तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ जब सिक्किम में तीस्ता नदी के पूर्व में आप जाएंगे तो भूटान का क्षेत्र और ये पूरा आपका जो क्षेत्र है, इनको हम अपने लिए असम हिमालय कहते हैं। असम हिमालय के रूप में इसको हम जानते हैं, जिसमें डफला है, मेरी है, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ भी जानी जाती हैं। ये प्रादेशिक नाम है अलग अलग पहाड़ियों के। इसके बाद आगे फिर ये नामचा बरुआ के पास से फिर ये साउथ में टिल्ट होता है, साउथ में मूवमेंट होता है हिमालय का, और इसको फिर हम अलग अलग नामों से राज्यों के आधार पर जानते हैं। जैसे नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ियाँ, यहाँ पर पटकाईगुम पहाड़ियाँ, हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको सम्मिलित रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो ये पूरा का पूरा पूर्वी हिमालय है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूर्वी हिमालय है, ये सेंट्रल यानी कि मध्य हिमालय है, और ये इसी प्रकार से पश्चिमी हिमालय इसको आप कह सकते हैं, जिसमें आपका ये हिस्सा आपका कवर हो जाता है। तो ये सेंट्रल हिमालय में आपका आ जाता है नेपाल का, और ये पूर्वी हिमालय है। और पूर्वी हिमालय को भी आप 3 भाग में बांट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी हिमालय यानी कि यहाँ से तीस्ता से लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपका ब्रह्मपुत्र के पास तक का ये जो क्षेत्र आपको है, पहला तो असम हिमालय इसको कहा जाता है। उसके बाद ये आपको पूर्वांचल पहाड़ियाँ कही जाती हैं, ये पूर्वांचल। और ये जो आपको कहा जाता है, ये चूँकि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जिसको
गारो, खासी और जयंतिया। तो ये जो है इस पर विवाद है, इस बात को लेकर बहस है कि बताएं ये हिमालय का भाग है या नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार जब इस प्रकार से मूवमेंट किया तो यहाँ पर गैप बना, राजमहल पहाड़ियाँ यहाँ पर थी और राजमहल और गारो, यही गैप, राजमहल गारो गैप, इसी गैप के कारण यहाँ पर ज़मीन धंसी अंदर और इस प्रकार से नदी यहाँ पर मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग था, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चूँकि हिमालय से कनेक्टेड है इसलिए हिमालय समझने की भूल न करें आप इसको, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये आपने यहाँ पर ये देखा कि किस प्रकार से हमने सिडनी बुराइड के आधार पर या हिमालय का अनुप्रस्थ विभाजन काट दिया हमने नदियों के आधार पर। एक प्रकार से आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि यमुना समेत आगे, या अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इधर नदियाँ जो है ये आपकी ईस्ट की ओर जा रही हैं और इधर अगर आप सिंधु और सतलज को देख रहे हैं तो वेस्ट की ओर जा रही हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण मैं आपको बहुत आसानी से समझा दे रहा हूँ कि भारत में जब भारतीय प्लेट टकराई तो कुछ इस प्रकार से टकराई। भारतीय प्लेट कुछ इस प्रकार से थी, देखिए निर्माण होने से पहले, ठीक, निर्माण होने से पहले कुछ इस प्रकार से भारतीय प्लेट थी। तो ये हिस्सा जो है जिसको आप अरावली कहते हैं, जो कि आप दिल्ली तक जिसका विस्तार आज देखते हैं, तो ये हिस्सा उठा हुआ है और ये बॉर्डर बनाता है। यानी कि इसका ढाल अगर आप देखिए अरावली का, तो अरावली का ढाल कुछ इस प्रकार से रहा होगा, अरावली का ढाल कुछ इस प्रकार से रहा होगा, इस प्रकार से, और अरावली का ढाल इस प्रकार से रहा है। तो एक प्रकार से ये नदियों के विभाजक के रूप में भूमिका अदा करती है इस प्रकार से। हालांकि आज के समय में बहुत अपरदित हो गई, इसका एक प्रकार से क्षरण हो गया है अब अरावली का। लेकिन जब इसकी उत्पत्ति हुई, जब इसका हिमालय बन रहा होगा, तब इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। इस प्रकार से दोनों हिस्से टकराए होंगे, यहाँ पर टकरा कर ये धंसा और राजमहल गारो गैप बना और यहाँ पर भी ज़मीन के अंदर गई ये चीज़ टूटी। लेकिन ये जो बाकी हिस्सा है ये उभरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ के ये क्षेत्रीय नदियाँ इधर बहीं और ये एक प्रकार से अरावली जो है वाटर डिवाइडिंग का काम कर रही है। तो यही कारण है जो कि आपको समझना होगा। तो उम्मीद है कि मैंने आपको इस चीज़ें समझा दी होंगी। अब आगे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम अलग अलग पार्ट में हम इसका वर्गीकरण करेंगे और जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में वहाँ से हम चर्चा उनकी करेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।